इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम मॉडर्निज्म की एक ऐसी कविता के सफर पर निकलते हैं जिसने लिटरेचर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड। ये थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर घबराइए मत। इस सीरीज में हम इसके हर एक हिस्से को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और शुरुआत जाहिर है इसके पहले सेक्शन द बरियल ऑफ द डेड से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस मास्टरपीस के पीछे जो शख्स है टी.एस. एलियट उनको और उनके वक्त को समझेंगे। फिर हम पोएम के बिल्कुल शुरू के इशारों को डिकोड करेंगे। उसके बाद उसकी फेमस ओपनिंग लाइंस को एनालाइज करेंगे। फिर हम ब्रोकन इमेजेस यानी टूटी हुई तस्वीरों के लैंडस्केप से गुजरेंगे और एक अजीब सी भविष्यवक्ता से मिलेंगे। और आखिर में हम सब कुछ समराइज करके देखेंगे कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। देखिए, द वेस्टलैंड को ठीक से समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जिसने इसे लिखा, थॉमस स्टर्न्स एलियट। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस टूटी फूटी दुनिया को समझना जिसके बारे में वो लिख रहे थे। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक बीमार, बिखरी हुई सिविलाइजेशन का एक्सरे था। एक ऐसी दुनिया जो वर्ल्ड वॉर I के सदमे से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी और जिसने अपना विश्वास, अपनी उम्मीद, सब कुछ खो दिया था। यहां सबसे अहम घटना है वर्ल्ड वॉर I। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने यूरोप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। इसने सिर्फ जिंदगियां और जमीनें ही नहीं, बल्कि विश्वास, आगे बढ़ने की उम्मीद और कल्चर की पूरी नींव ही हिला दी। युद्ध के बाद जो निराशा, जो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस फैली, वही असल में वो वेस्टलैंड है। वो बंजर जमीन है जिसे एलियट ने इस कविता में कैप्चर किया है। कविता की पहली लाइन पर पहुंचें उससे पहले ही एलियट हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज दे देते हैं जो पूरी कविता के लिए स्टेज सेट करते हैं: एपिग्राफ और डेडिकेशन। इन्हें आप एक सीक्रेट कोड की तरह समझ सकते हैं जो द वेस्टलैंड के राज खोलने में हमारी मदद करेगा। ये कोट एक रोमन टेक्स्ट सैट्रिकॉन से लिया गया है। इसमें कुमाए की सिबिल की कहानी है। वो एक ऐसी भविष्यवक्ता थी जिसे हमेशा जिंदा रहने का वरदान तो मिल गया, पर हमेशा जवान रहने का नहीं। तो वो बूढ़ी होती गई, सिकुड़ती गई, यहां तक कि उसे कांच के जार में बंद कर दिया गया। जब बच्चों ने उससे पूछा, सिबिल तुम क्या चाहती हो, तो उसने जवाब दिया, मैं मरना चाहती हूं। सोच कर देखिए, ये कविता शुरू होने से पहले ही कितना डार्क और होपलेस टोन सेट कर रहा है। और यही तो इस कविता का आत्मा है। सिबिल, जो जिंदा तो है पर मरना चाहती है, वो एक ऐसी कल्चर का प्रतीक है जो मर रही है। वो एक ऐसी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है जो इतनी बूढ़ी और थक चुकी है कि अब उसके अंदर जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची। यही है एलियट की वेस्टलैंड की दुनिया। ये डेडिकेशन है एलियट के दोस्त और फेलो पोएट एज़रा पाउंड को। ये जो इटालियन लाइन है ना, इल मिलियोर फाब्रो, इसका मतलब है द बेटर क्राफ्ट्समैन, यानी बेहतर कारीगर। ये एलियट का एक तरीका था पाउंड को थैंक यू कहने का, उनकी कमाल की एडिटिंग के लिए। सच तो यह है कि पाउंड ने इस कविता को काट कर लगभग आधा कर दिया था, और उन्हीं के एडिट्स की वजह से इस पोएम को वो शार्प फ्रैगमेंटेड फील मिला जिसके लिए ये जानी जाती है। तो अब फाइनली आते हैं कविता की शुरुआत पर। हम सब सोचते हैं कि स्प्रिंग यानी बसंत तो नए जीवन का, खुशियों का मौसम है, लेकिन एलियट यहां सब कुछ उल्टा कर देते हैं। द वेस्टलैंड में बसंत का मौसम उम्मीद नहीं बल्कि जुल्म और दुख लेकर आता है। ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस ओपनिंग लाइंस में से एक है। पर आखिर अप्रैल इतना क्रूर क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया में जिंदगी की दर्दनाक याद दिलाता है जो अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। ये मुर्दा जमीन से फूल उगाने की कोशिश करता है, यादों को इच्छाओं से मिलाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप गहरी नींद में सो रहे हों और कोई आपको जबरदस्ती हिलाकर उठा दे और एक ऐसी हकीकत का सामना करने को कहे जिसे आप देखना ही नहीं चाहते। तो सवाल ये उठता है कि कोई सर्दियों को बसंत से बेहतर क्यों समझेगा? वेल, द वेस्टलैंड में लोग दर्द से बचना चाहते हैं। सर्दियों की भुलक्कड़ बर्फ उन्हें एक तरह से सुकून देती है, उन्हें सब कुछ भुलाकर सुन कर देती है, जबकि बसंत उन्हें उन यादों का सामना करने पर मजबूर करता है जिन्हें वो भूल जाना चाहते हैं। और अचानक आवाज़ बदल जाती है। हमें कई टूटी फूटी आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले एक जर्मन लाइन, मैं बिल्कुल रशियन नहीं हूं, मैं लिथुएनिया से आई हूं, एक सच्ची जर्मन। ये आवाज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में जो आइडेंटिटी क्राइसिस था उसे दिखाती है। लोग बेघर हो गए थे। इसके ठीक बाद बचपन की एक याद आती है, स्लेड पर जाते हुए डर और एक्साइटमेंट का एक पल। ये सब उस खोई हुई दुनिया की झलकियां हैं जो युद्ध में तबाह हो गई। अब कविता एक और मोड़ लेती है। एक नई आवाज़ आती है जो थोड़ी पैगंबरों जैसी है, और ये हमें सीधे आधुनिक दुनिया के स्पिरिचुअल रेगिस्तान के दर्शन कराती है। ये वेस्टलैंड का बिल्कुल दिल है, और जो अब हम सुनने वाले हैं वो बहुत गहरा और परेशान करने वाला है। एक हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, शायद ये पूरी कविता की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है।
इसको ऐसी समझिए जैसे एक शीशा है जो 1000 टुकड़ों में टूट गया है। हर टुकड़ा एक अलग टूटी हुई तस्वीर दिखाता है। एलियट कह रहे हैं कि मॉडर्न इंसान के पास यही है। कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी सब कुछ टुकड़ों में है। उन्हें जोड़ने वाला कोई विश्वास अब बचा ही नहीं है। और इस लैंडस्केप की तस्वीर देखिए, बिल्कुल एक सूखा बंजर रेगिस्तान। जलाती हुई धूप है, गला सुखा देने वाली धूल है, सूखे पेड़ हैं जो छाया नहीं दे सकते, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ कोई सुकून नहीं, कोई राहत नहीं, सिर्फ एक खतरनाक परछाई है और मुट्ठी भर धूल में डर। ये डर है मौत का, उस दुनिया में जहां अब विश्वास नहीं बचा। और इसी रेगिस्तान के बीच एक और याद का टुकड़ा। ये एक ऐसे पल की याद है जिसे रोमांटिक होना चाहिए था, हायसिंथ गार्डन से लौटना। लेकिन ये पल फेलियर में बदल जाता है। कम्युनिकेशन, कनेक्शन सब फेल हो जाता है। बोलने वाला एक अजीब सी पैरालिसिस की स्थिति में है, न जिंदा न मुर्दा। ये वेस्टलैंड का एक अहम लक्षण है, जहां प्यार और खूबसूरती भी आखिर में निराशा ही देती है। तो अगर पुराने पैगंबर नहीं रहे तो इस दुनिया में गाइडेंस के लिए कौन है? मिलिए माडाम सोसोस्ट्रिस से, एक फेमस क्लेरवॉयंट। लेकिन वो पुराने प्रॉफिट जैसी बिल्कुल नहीं है। वो एक मॉडर्न फॉर्च्यून टेलर है, थोड़ी फेक, और उन्हें जुकाम भी हो रखा है। उनकी तारो रीडिंग बहुत अजीब है। उसमें गहरे पुराने सिंबल्स भी हैं और छोटी मोटी मॉडर्न चिंताएं भी। वो पानी से मौत की चेतावनी देती हैं, पर उन्हें यह भी चिंता है कि क्लाइंट तक उनका हॉरोस्कोप पहुंचा या नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो द हैंग्ड मैन कार्ड नहीं ढूंढ पाती। ये कार्ड बलिदान और रिडेम्पशन का प्रतीक है। इसका ना मिलना मॉडर्न दुनिया में स्पिरिचुअल होप की कमी का एक बहुत बड़ा संकेत है। मैडाम सोसोस्ट्रिस के कमरे से हम सीधे पहुंच जाते हैं लंदन की सड़कों पर, जिसे एलियट अनरियल सिटी कहते हैं। और ये सीन बिल्कुल नरक जैसा है। लंदन ब्रिज पर बहती भीड़ आत्माहीन ज़ॉम्बीज़ की नदी जैसी लगती है, जो रोज अपने काम के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये आखिरी लाइन सीधे दांते की इन्फर्नो से ली गई है। मतलब नरक कहीं और नहीं, यही है। भीड़ में अचानक स्पीकर किसी को पहचान लेता है, स्टेटसन। लेकिन वो उससे एक अजीब बात कहता है। वो उसे एक पुराने युद्ध का साथी बताता है जो हजारों साल पहले हुआ था। और फिर वो एक बहुत ही अजीब सवाल पूछता है। वो लाश जो तुमने पिछले साल अपने बगीचे में लगाई थी, क्या उसमें से अंकुर फूटने लगा है? ये सवाल पास्ट और प्रेजेंट को, युद्ध और आम जिंदगी को इस तरह मिलाता है कि हमें एहसास होता है कि इस वेस्टलैंड में मरे हुए लोग कभी ठीक से दफनाए ही नहीं जाते। उनकी यादें बार बार जिंदा हो जाती हैं। और फिर सेक्शन खत्म होता है इस शॉकिंग लाइन से। ये फ्रेंच में है और इसका मतलब है, तुम ढोंगी पढ़ने वाले मेरे जैसे मेरे भाई। यहां एलियट अचानक कविता से बाहर निकलकर सीधे हमसे, आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये मत सोचना कि ये कहानी किसी और की है। तुम भी इस अनरियल सिटी का हिस्सा हो। ये वेस्टलैंड तुम्हारी भी दुनिया है। काफी हैवी था, है ना? तो चलिए एक सेकंड रुककर सोचते हैं कि इस सफर से हमने अब तक क्या क्या समझा है। इस बंजर जमीन से हमने कौन से मुख्य विचार निकाले हैं? लेट्स रीकैप। तो सारांश यह है कि द बैरियल ऑफ द डेड एक ऐसी दुनिया की नींव रखता है जो बिल्कुल टूट चुकी है। ये यूथ के सदमे से परेशान है। इसने अपना विश्वास खो दिया है और इसका कल्चर सिर्फ टूटे हुए बिंब का ढेर है। इस दुनिया में यादें दर्द देती हैं, प्यार नाकामयाब होता है और लोग जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण हो सकती है और उसी को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इलियट ने इस सेक्शन का नाम रखा द बैरियल ऑफ द डेड, मुर्दों को दफनाना। हमने उस सब का सामना किया है जो खो चुका है, लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। मुर्दों को दफना देने के बाद क्या इस बंजर जमीन पर कुछ नया उग सकता है? क्या नए जीवन की कोई संभावना है? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे जब हम इस कविता के अगले सेक्शन अ गेम ऑफ चेस में आगे बढ़ेंगे। हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोसाइटी को और भी गहराई से देखेंगे। तो हमारे सफर के अगले हिस्से में जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ, आगे ऐसी ही एनालिसिस के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड पर हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कविता के दूसरे और मैं कहूँगा सबसे ड्रामेटिक हिस्से में उतरने वाले हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट द बरियल ऑफ द डेड देखा है तो आपको पता ही होगा कि हम एक बंजर दुनिया की बात कर रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि ये बंजरपन हमारे रिश्तों को, हमारे कनेक्शंस को कैसे खोखला कर देता है। आज हम एक गेम ऑफ चेस का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं। एलियट आखिर शतरंज के इस खेल का इस्तेमाल हमें मॉडर्न रिश्तों के बारे में क्या बताने के लिए कर रहे हैं? चलिए साथ मिलकर इस टूटे हुए कम्युनिकेशन और इमोशनल खालीपन की पहेली को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में होगा।
सबसे पहले हम एक बहुत ही आलीशान लेकिन दम घोटने वाले कमरे में चलेंगे। उसके बाद हम सीधे एक शोर शराबे वाले लंदन के पब में उतरेंगे और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे ये दो अलग अलग जगहें असल में एक ही कहानी कह रही हैं, द वेस्टलैंड की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अ गेम ऑफ चेस, ये टाइटल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सुराग है। इसे थॉमस मिडल्टन के एक पुराने नाटक से लिया गया है, जहां शतरंज का खेल सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि धोखे, चालाकी और सिडक्शन का एक सिंबल था। तो एलियट हमें पहले ही इशारा दे रहे हैं कि हम जो रिश्ते देखने वाले हैं वो इतने सीधे साधे नहीं होने वाले। कविता हमें बिना किसी भूमिका के सीधे एक शानदार आलीशान कमरे में ले जाती है। ये एक अमीर औरत का कमरा है, पर इसकी भव्यता में कुछ ऐसा है जो बेचैन करता है, जिससे दम घुटता है। आप कह सकते हैं ये एक सोने का पिंजरा है। जरा सोचिए, एक औरत एक चमकते हुए सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी है, चारों तरफ कीमती सामान बिखरा पड़ा है। लेकिन फिर हमारी नज़र एक छोटे से शब्द पर जाती है, सिंथेटिक परफ्यूम्स, यानी बनावटी आर्टिफिशियल इत्र। और बस यही है वो कॉन्ट्रास्ट। सब कुछ बहुत शानदार है, लेकिन कुछ भी असली या नेचुरल नहीं है। ये सब कुछ बस एक बाहरी दिखावा है। अब कमरे में अंगीठी के ठीक ऊपर लगी एक पेंटिंग पर नजर डालिए। इस पेंटिंग में एक कहानी छिपी हुई है, फिलोमेल की कहानी। ये एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जिसे एक क्रूर राजा ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। और ये कहानी, आप यकीन मानिए, इस पूरी कविता को समझने की चाबी है। तो फिलोमेल थी कौन? ग्रीक माइथोलॉजी में वो एक राजकुमारी थी जिसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी जबान काट दी गई ताकि वो किसी को सच न बता सकें। बाद में देवताओं ने उसे एक बुलबुल यानी नाइटिंगेल में बदल दिया। तो जब हम बुलबुल का वो खूबसूरत गीत सुनते हैं, एलियट हमें याद दिलाते हैं कि उस सुंदरता के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक अनकही कहानी छिपी है। फिलोमेल उस पीड़ा का प्रतीक बन जाती है जिससे आवाज़ नहीं मिल पाती। एलियट लिखते हैं कि बुलबुल का वो दर्द भरा गीत डर्टी ईयर्स यानी गंदे कानों को सिर्फ जग जग की एक भद्दी आवाज़ लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दुनिया उसकी पीड़ा को सुनती तो है पर समझती नहीं है। और जानते हैं, ये ठीक वही होने वाला है जो हम अब इस कमरे में मौजूद किरदारों के बीच देखेंगे। वो भी एक दूसरे को सुनेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। और अब कमरे की खामोशी टूटती है। सीन कमरे के डिस्क्रिप्शन से हटकर उस औरत और उसके मेल पार्टनर के बीच एक बहुत ही तनावपूर्ण बातचीत पर आ जाता है। पर ये कोई नॉर्मल बातचीत नहीं है, ये बहरे लोगों के बीच का संवाद है। अ डायलॉग ऑफ द डेफ। आप देख सकते हैं इन दोनों किरदारों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। औरत कनेक्शन के लिए बेताब है, वो बात करना चाहती है, मुझसे बात करो, तुम कभी बात क्यों नहीं करते? लेकिन वो आदमी, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया है। और उसके ख्याल भी कैसे हैं? मौत और सड़न से भरे हुए। वो सोच रहा है हम चूहों की गली में है जहां मुर्दों ने अपनी हड्डियां खो दी। वो एक ही कमरे में है लेकिन असल में दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। और फिर वो औरत वो सवाल पूछती है जो इस रिश्ते के और शायद पूरी मॉडर्न दुनिया के संकट का सेंटर है। तुम जिंदा भी हो या नहीं? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है? जरा सोचिए, ये सवाल सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं है। एलियट ये सवाल हम सब से, पूरी आधुनिक दुनिया से पूछ रहे हैं जो आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। औरत की इस घबराहट और बेचैनी का जवाब क्या मिलता है? एक बेहद नीरस बेजान सा रूटीन। 10 बजे गर्म पानी मिलेगा और अगर बारिश हुई तो 4 बजे बंद गाड़ी आ जाएगी। उनकी जिंदगी इतनी खाली और मशीनी हो चुकी है कि उसमें किसी गहरे जरूरी सवाल के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। अब सीन में एक जबरदस्त बदलाव आता है। उस अमीर दम घुटने वाली खामोशी को हम पीछे छोड़ देते हैं और सीधे एक लंदन के पब के शोरगुल और गपशप में आ पहुंचते हैं। माहौल बिल्कुल अलग है, पर सवाल यह है कि क्या यहाँ के रिश्ते बेहतर हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ हमें एक बिल्कुल नई आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी दोस्त लिल की कहानी बता रही है। लिल का पति एल्बर्ट आर्मी से वापस आ रहा है और उसकी दोस्त उसे सलाह दे रही है कि भाई, पति के दिए पैसों से अपने दांत ठीक करवा लो ताकि तुम उसे अच्छी लगो। यहाँ कोई छिपी हुई बातें नहीं है, कोई गहरी फिलॉसफी नहीं। बातचीत एकदम सीधी है, बेबाक है और थोड़ी क्रूर भी। और इस बातचीत के बीच बीच में बारटेंडर की आवाज़ गूंजती है, हरी अप प्लीज, इट्स टाइम। ये सिर्फ पब के बंद होने की घोषणा नहीं है, ये वक्त के गुजरने की और शायद जिंदगी के ख़त्म होने की एक बेचैन कर देने वाली याद है जो बार बार लौट कर आती है। और फिर हमें लिल की जिंदगी की दुखद सच्चाई पता चलती है। उसकी खराब सेहत और खराब दांतों का कारण वो गोलियां हैं जो उसने गर्भपात के लिए ली थीं। वो पहले ही 5 बच्चों की माँ है और एक बार तो मरते मरते बची थी।
ये उस क्लास की औरतों के छिपे हुए शारीरिक कष्ट और मुश्किलों को बड़ी बेरहमी से हमारे सामने रखता है। और फिर से वही आवाज, हरिया प्लीज, इट्स टाइम। दबाव और बढ़ता जा रहा है। रात खत्म हो रही है, ये बातचीत भी खत्म हो रही है, और शायद इन किरदारों का वक्त भी खत्म हो रहा है। ये सीन सामान्य गुड बाय के साथ खत्म होता है, लेकिन इसकी आखिरी लाइन पर जरा ध्यान दीजिए। ये सीधे शेक्सपियर के हैमलेट से ली गई है। ये शब्द ओफिलिया कहती है, पागलपन और हार्टब्रेक के बाद पानी में डूबकर अपनी जान देने से ठीक पहले। इस एक लाइन के जरिए एलियट एक आम पब के सीन को निराशा और ट्रेजेडी की एक बहुत बड़ी साहित्यिक कहानी से जोड़ देते हैं। कमाल है ना? तो इन दो बिल्कुल अलग अलग सीन का आखिर मतलब क्या है? एलियट हमें ये दिखा रहे हैं कि बंजरपन सिर्फ जमीन में नहीं होता, वो हमारे दिलों में भी होता है। और ये समस्या किसी एक क्लास की नहीं है, चाहे आप अमीर हों या गरीब। ये आध्यात्मिक और इमोशनल खालीपन हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। नतीजा क्या है? चाहे वो आलीशान कमरा हो या शोर मचाता पब, प्यार फैल हो चुका है, कम्युनिकेशन टूट चुका है, लोग अपनी अपनी पर्सनल बंजर जमीन में फंसे हुए हैं। एक तरफ मानसिक पीड़ा है तो दूसरी तरफ शारीरिक और आर्थिक तकलीफ, लेकिन अंत में दोनों का नतीजा एक ही है, खालीपन। तो संक्षेप में कहें तो एक गेम ऑफ चेस हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिखाता है जो एक ही आधुनिक बीमारी से परेशान हैं। एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल तरीके से जुड़ने में नाकामयाबी। रिश्ते एक स्ट्रेटेजिक खेल बन गए हैं जिसमें कोई नहीं जीतता, सिर्फ हार होती है। आइए शुरू करते हैं इसके तीसरे और सबसे लंबे सेक्शन, द फायर सरमन को। तो इस सेक्शन का टाइटल द फायर सरमन क्यों है? ये सीधा सीधा बुद्धा के एक उपदेश से जुड़ा हुआ है। बुद्धा ने सिखाया था कि इंसान की दुनिया एक तरह से आग में जल रही है, पैशन यानी कामना, नफरत और भ्रम की आग में। एलियट ने इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा है। उनके लिए ये जलना ही मॉडर्न दुनिया की पहचान है, एक ऐसी लस्ट जिसमें कोई लाइफ नहीं, नैतिक पतन और गहरा आध्यात्मिक खोखलापन। अच्छा, द फायर सरमन को ठीक से समझने के लिए हम इसके नैरेटिव को 6 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रदूषित थेम्स नदी के किनारे से, फिर मॉडर्न लाइफ के टूटे-फूटे सीन्स देखेंगे, प्रोफेट आयरेशियस की आंखों से एक प्यार रहित इनकाउंटर को झांकेंगे और आखिर में इन आगों से शुद्धि के लिए एक पुकार सुनेंगे। तो सबसे पहले रिवर थेम्स। एलियट ने सीन को इस मशहूर नदी के किनारे सेट किया है, लेकिन दोस्तों ये पोस्टकार्ड्स वाला रोमांटिक लंदन बिल्कुल नहीं है। ये एक उदास मंजर है जो पूरी मॉडर्न दुनिया के पतन यानी डिके का एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। यहाँ एलियट ने जो किया है वो कमाल का है। वो 16th सेंचुरी के पोएट एडमंड स्पेंसर की एक खूबसूरत रोमांटिक लाइन कोट करते हैं, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली, यानी प्यारी थेम्स धीरे धीरे बहना। और फिर अगले ही पल वो हमें मॉडर्न थीम्स की सच्चाई से टकरा देते हैं, जो खाली बोतलों, सिगरेट के टुकड़ों और दूसरे कचरे से भरी पड़ी है। ये जो ज़बरदस्त कंट्रास्ट है ना, ये दिल पर चोट करता है और दिखाता है कि मॉडर्न दुनिया ने कितनी खूबसूरती और पवित्रता खो दी है। एलियट इस कामी के थीम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, द निम्स आर डिपार्टेड। मिथोलॉजी में निम्स प्रकृति की आत्माएं होती हैं, मतलब देवियां। उनका चले जाना बहुत गहरा मतलब रखता है। इसका मतलब है कि जादू, दिव्यता और प्राकृतिक संतुलन इस प्रदूषित कमर्शलाइज दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। पीछे सिर्फ सिटी डायरेक्टर्स के आलसी, बोर हो रहे वारिस बचे हैं। इस वीरान नदी के किनारे से एलियट अपना फोकस उन लोगों पर लाते हैं जो इस बंजर जमीन, इस वेस्टलैंड में रहते हैं। वो हमें उनकी टूटी हुई जिंदगियों की ऐसी तीखी, बिखरी हुई झलक दिखाते हैं जैसे किसी टूटे हुए शीशे के टुकड़े हों जो मॉडर्न लाइफ की भयानक सच्चाई दिखा रहे हैं। यहाँ नैरेटर एक गंदी सी नहर में मछली पकड़ रहा है, जो सीधे फिशर किंग की मिथ से जुड़ा हुआ है। फिशर किंग एक घायल, नपुंसक राजा था जिसके दुख के कारण उसका पूरा राज्य बंजर हो गया था। ये इमेज इस पूरी पोएम के सेंटर में जो आध्यात्मिक बीमारी है, उसका सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। और ये खोखले रिश्तों का सिलसिला जारी रहता है। हम एक बेहुदा गीत से स्वीनी और मिसेस पोटर से मिलते हैं, और फिर मिस्टर यूजीनिडीज से, जो एक अजीब सा व्यापारी है। वो नैरेटर को एक गलत काम के लिए वीकेंड पर बुलाता है। हर एक पल मॉडर्न रिश्तों की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो सस्ते, लेन देन पर आधारित और सच्चे इंसानी कनेक्शन से बिल्कुल खाली हैं। अब हम पोएम की सबसे रहस्यमय सेंटर पॉइंट पर आते हैं, प्रोफेट टायरेशियस। वह इस सेक्शन की सब कुछ देखने वाली आंख है, जो इसके सबसे जरूरी और सबसे डिस्ट्रक्टिव सीन को देखेगा और बयान करेगा। टायरेशियस कोई आम प्रॉफिट नहीं है। ग्रीक मिथ में वो अंधा है, लेकिन वो एक पुरुष और एक महिला दोनों के रूप में जीवन बिता चुका है।
ये अनोखा अनुभव उसे पोयम के हर कैरेक्टर से कनेक्ट करने देता है, हर पर्सपेक्टिव को समझने देता है। जैसा कि एलियट ने खुद कहा था, टाइरिसियस ने सब कुछ पहले ही भोग लिया है। इस सीन में जो कुछ भी होता है वो उसे पहले ही जी चुका है और महसूस कर चुका है। वो वेस्टलैंड की एकीकृत चेतना है। और टाइरिसियस की आंखों से हम द फायर सरमन का दिल देखते हैं, एक ऐसा सेक्सुअल एनकाउंटर जो प्यार, जुनून या मतलब से बिल्कुल खाली है। ये उस स्टेराइल लस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मॉडर्न दुनिया के जलने को परिभाषित करता है। सीन एक टाइपिस्ट के छोटे अकेले फ्लैट में सेट है जो काम से लौटती है। उसका शाम का रूटीन बेहद मैकेनिकल है। वो सुबह के नाश्ते के बर्तन साफ करती है, अपना स्टोव जलाती है और टिन के डिब्बों से खाना निकालती है। सब कुछ ऑटोमेटिक, बेजान और एकदम बोरिंग है। फिर उसका मेहमान आता है, एक यंग मैन कार्बुंक्यूलर, एक क्लर्क जिसके चेहरे पर पिंपल्स हैं। वो रोमांस या पैशन की जहमत नहीं उठाता, वो सीधे असॉल्ट्स एट वंस। ये प्यार का काम नहीं बल्कि एक मैकेनिकल अतिक्रमण है। टाइपिस्ट कोई विरोध नहीं करती, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी मर्जी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से बेपरवाह है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ टाइपिस्ट की इस काम के बाद की गहरी उदासीनता है। उसके दिमाग से बस एक अधूरा सा ख्याल गुजरता है, चलो अब ये हो गया और मुझे खुशी है कि ये खत्म हो गया। इससे पता चलता है कि ये इनकाउंटर कितना बेमतलब था। ना कोई खुशी थी, ना कोई कनेक्शन, बस एक हल्की सी राहत कि ये सब खत्म हुआ। यही वो आग है जो मॉडर्न दुनिया को जला रही है, लस्ट की आग, जिसमें प्यार की गर्माहट नहीं है। इस उदासीनता के सीन के बाद पोएम का फोकस इस सेक्शन की आखिरी आवाज़ों पर जाता है। हम 3 थेम्स डॉटर्स का रोना सुनते हैं, जिनके दुख भरे गीत वायलेशन और लॉस के उन्हीं थीम्स को दोहराते हैं जो हमने अभी अभी देखे हैं। पहली बेटी की कहानी दुखद रूप से जानी पहचानी है। ये एक और सस्ता, बिना रोमांस वाला सेक्सुअल एनकाउंटर है जिसने उसे बर्बाद कर दिया। सेटिंग अलग है, नदी में एक नाव, लेकिन जज्बाती खोखलापन बिल्कुल वैसा ही है जैसा टाइपिस्ट का अनुभव था, खोखला और मैकेनिकल। दूसरी बेटी अपने बेमतलब अफेयर के बाद पूरी तरह से इमोशनल रूप से अलग है। उसका दिल उसके पैरों के नीचे है, मतलब वो कुछ भी महसूस नहीं करती। जब उसका प्रेमी रोता है और एक नई शुरुआत का वादा करता है तो वो कोई कमेंट नहीं करती। ये एक ऐसी दुनिया है जहां खोखले कामों के बाद खोखले वादे किए जाते हैं। और ये लाइन मॉडर्न आत्मा के सबसे बड़े संकट को दिखाती है। तीसरी बेटी की पुकार शायद इस सेक्शन की सबसे फेमस लाइन है, जो वेस्टलैंड की हालत को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाती है। आई कैन कनेक्ट नथिंग विथ नथिंग, मतलब मैं किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ नहीं सकती। ये अर्थ का पूरी तरह से टूट जाना है, कोई भी सच्चा कनेक्शन बनाने में पूरी तरह से असमर्थ होना। इस निराशा की पुकार के बाद पोएम अपनी शक्तिशाली अंजाम की तरफ मुड़ती है और आग के सेंट्रल थीम और आध्यात्मिक शुद्धि की जरूरत को बिल्कुल सामने ले आती है। एलियट यहाँ सेंट ऑगस्टीन की कन्फेशन से सीधे कोट करते हैं, जो प्राचीन शहर कार्थेज में आने का जिक्र करते हैं, जिसे उन्होंने अपवित्र प्रेम की कढ़ाई कहा था। इस लाइन का इस्तेमाल करके एलियट उस लस से भरे प्राचीन शहर और अपने मॉडर्न लंदन के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाते हैं। ये शब्द पूरे सेक्शन का आत्मिक सार हैं। यहाँ बर्निंग यानी जलने का एक दोहरा मतलब है। एक तरफ ये सेंट ऑगस्टीन द्वारा वर्णित लस्ट की विनाशकारी आग है, और दूसरी तरफ ये बुद्धा के उपदेश की आग है जो शुद्धि और डिटैचमेंट का आह्वान करती है। मतलब आग बीमारी भी है और इलाज की संभावना भी। और इस तरह ये सेक्शन किसी समाधान के साथ नहीं बल्कि एक प्रार्थना के साथ खत्म होता है। ये मदद के लिए एक पुकार है, एक ऊपरी शक्ति से विनती है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे इस जलती हुई दुनिया से, इस सांसारिक इच्छाओं की विनाशकारी आग से बाहर निकालो। ये मुक्ति के लिए एक आखिरी बेबस पुकार है। तो द फायर सरमन से हमने क्या सीखा? हमने एक ऐसी मॉडर्न दुनिया देखी जहां प्रकृति गंदी हो चुकी है, रिश्ते प्यार रहे तो मैकेनिकल हैं और लोग आध्यात्मिक रूप से इतने खोखले हैं कि वह अब अर्थपूर्ण कनेक्शन नहीं बना सकते। लेकिन इस निराशा के बीच से एलियट पूर्वी और पश्चिमी दोनों परंपराओं से शुद्धि का एक शक्तिशाली संदेश देकर उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं, इस जलने से बचने का एक रास्ता। पिछले एक्सप्लेनर में हमने द फायर समन की गहराइयों को समझा था, और आज हम इस मास्टरपीस के चौथे, बहुत ही छोटे लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, डेथ बाय वाटर। चलिए लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं और सबसे पहले इस सेक्शन के सेंट्रल कैरेक्टर यानी फ्लेबस की पहचान जानते हैं। पहली लाइन है फ्लीबस द फोनिशियन, अ फोर्टनाइट डेड। तो यहां हमें पता चलता है कि फ्लीबस एक फोनिशियन था। फोनिशियंस आप जानते हैं, प्राचीन काल के मशहूर समुद्री व्यापारी थे और उसकी मौत को
अब फोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्ते हो चुके हैं। और अगले लाइंस में देखिए, मौत एक ग्रेट इक्वलाइजर है। फिलिबास अब सब कुछ भूल चुका है। वो अपने जीवन के सेंसरी एक्सपीरियंसेस जैसे समुद्री पक्षियों की आवाज़ या समुंदर की ऊंची लहरें सब भूल चुका है। और उसके साथ साथ वो अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद यानी प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़ा नुकसान का हिसाब, वो भी भूल चुका है। अब कविता आगे बढ़ती है और हमें बताती है कि मौत के बाद फिलिबस के शरीर के साथ समुंदर की गहराइयों में आखिर हो क्या रहा है। यहाँ इमेजरी आप देखिए कितनी पावरफुल है। एक समुद्री लहर, अ करंट अंडर सी, उसकी हड्डियों को विस्पर्स में यानी फुसफुसाते हुए धीरे धीरे साफ कर रही है। सोचिए, ये नेचर में वापस लौटने का कितना शांत लेकिन रुक ना पाने वाला प्रोसेस है। इस पैसेज का सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। जैसे जैसे उसका शरीर लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने रिवर्स में चल रही है, बुढ़ापे से जवानी की तरफ। और आखिर में वो वर्लपूल यानी एक भंवर में समा जाता है, जो यहाँ फाइनल ऑब्लिवियन यानी अंतिम विनाश का सिंबल है। और फिर कविता के आखिरी हिस्से में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब नरेटर फ्लेबस के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो सीधे हमसे, आपसे और मुझसे, आम रीडर से बात कर रहा है। जिंटाइल और जू का इस्तेमाल करके टीएस एलियट अपने इस संदेश को यूनिवर्सल बना देते हैं। मतलब ये मैसेज हर एक इंसान के लिए है, चाहे उसका धर्म, उसकी जाति या उसका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ यू का मतलब है हम, द रीडर। हमें एक सेलर की तरह इमेजिन किया गया है जो अपने जिंदगी के जहाज का व्हील घुमा रहा है और विंडवर्ड देखकर यानी दुनिया की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना कर रहा है। और यही है कविता की आखिरी और सबसे सीधी चेतावनी। एलियट कहते हैं, कंसिडर फ्लेबस हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू। यानी फ्लेबस भी कभी बिल्कुल हमारी तरह था, जिंदा, खूबसूरत और ताकतवर। उसका अंजाम एक मेमेंटो मोरी है, मौत की एक साफ याद। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी भी कितनी नाजुक है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, फिलिबस के बारे में हमने इस कविता में पहले कहाँ सुना है? ये सवाल इस सेक्शन को कविता के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जरा सोचिए, आपको कुछ याद आया? बिल्कुल सही, ये वही ड्राउन्ड फिनिशियन सेलर है जिसका जिक्र मैडम सोसोस्ट्रेस ने पार्ट 1 द बरियल ऑफ द डेड में अपनी टैरो कार्ड रीडिंग में किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी, फियर डेथ बाय वाटर। और ये सेक्शन उस भविष्यवाणी का एक भयानक, अनिवार्य अंजाम है। तो इस छोटे से लेकिन इतने गहरे सेक्शन से हमने क्या-क्या सीखा? चलिए इसके की थीम्स को एक बार आसानी से समराइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि मैडम सोसोस्ट्रेस की भविष्यवाणी सच हो जाती है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस पर फोकस करके ये सेक्शन एक मटीरियलिस्टिक जीवन की आलोचना करता है। तीसरा, आमतौर पर पानी रीबर्थ का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पानी अंतिम मृत्यु का प्रतीक है। चौथा और सबसे जरूरी, ये हम सब के लिए एक मोमेंटो मोरी है, मौत की याद दिलाने वाला। और आखिर में ये कविता में एक शांत ट्रांजिशनल पल है जो हमें अगले और आखिरी सेक्शन के लिए तैयार करता है। टीएस एलियट की द वेस्टलैंड पर हमारी सीरीज के ग्रैंड फिनाले में हम आ पहुंचे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एक प्यासी बंजर जमीन से, फिर एक रहस्यमयी साथी के साथ आगे बढ़ेंगे। वहां हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखेगी। इसके बाद हम उस गड़गड़ाहट को सुनेंगे, उस थंडर की आवाज को, और जानेंगे कि उसने क्या हुक्म दिया। फिर हम देखेंगे कि कैसे स्पीकर अपनी बिखरी हुई दुनिया को समेटने की कोशिश करता है। और आखिर में हम सब मिलकर ये सवाल पूछेंगे कि क्या सच में शांति का कोई रास्ता है। तो हमारी शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जो स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरह से बंजर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, उम्मीद और जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ इंसानियत बस तड़प रही है। एलियट हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ बस खामोशी और खालीपन है। जरा इन शब्दों की सख्ती को महसूस कीजिए। एलियट बार बार दोहराते हैं, रॉक नो वाटर। ये सिर्फ एक बंजर जमीन का जिक्र नहीं है, ये एक तरह से निराशा का मंत्र बन जाता है। और ये इमेज, डेड माउंटेन माउथ ऑफ कैरियस टीथ, यानी सड़े हुए दांतों वाला एक मरा हुआ पहाड़। सोचिए ये कितना पावरफुल इमेज है। ऐसा लगता है जैसे धरती खुद ही सड़ चुकी है और अब जिंदगी नहीं दे सकती। और फिर एलियट हमारे दिमाग के साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक करते हैं। हमें पानी की आवाज सुनाई देती है, टप टप टप, लेकिन असल में पानी है ही नहीं। ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन है, एक वहम जो उस प्यास को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। ये उस तड़प को दिखाता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सूखा सिर्फ मौसम का नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मॉडर्न इंसान की हालत का एक ज़बरदस्त मेटाफॉर है। हम आध्यात्मिक रूप से बंजर हो चुके हैं, एक दूसरे से कटे हुए हैं और एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ भगवान कहीं खो गया लगता है और हम सब बुरी तरह प्यासे हैं किसी मतलब के लिए, किसी उम्मीद के लिए। और जब ये सफ़र बिल्कुल अकेला और असहनीय लगने लगता है, तभी कुछ अजीब होता है। स्पीकर को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसके साथ चल रहा है। पर ये कौन है? यहाँ से कविता और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। एलियट ये सवाल सीधे हम पर, यानी रीडर पर उछाल देते हैं। ज़रा सोचिए, ये तीसरा शख्स कौन है? जब मैं गिनता हूँ तो सिर्फ तुम और मैं हैं, तो फिर ये तीसरा कौन है जो हमेशा साथ चलता है? क्या ये कोई देवदूत है, या दर्द से पैदा हुआ कोई वहम, या शायद खुद क्राइस्ट? कविता हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, और सच कहूँ तो यही इसकी खूबसूरती है। और यहीं पर एलियट का जीनस हमें देखने को मिलता है। देखिए वो कैसे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक साथ बुनते हैं। एक तरफ वो बाइबल की कहानी का जिक्र कर रहे हैं, जहां जीसस के शिष्य उनके साथ चलते हैं पर उन्हें पहचान नहीं पाते, और दूसरी तरफ एक्सप्लोरर शैकल्टन का असल जिंदगी का अनुभव, जहां उनके थके हारे क्रू ने भी अंटार्कटिका में अपने साथ एक एक्स्ट्रा मौजूदगी महसूस की थी। ये कमाल का तरीका है स्पिरिचुअल मिरेकल और ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच की लाइन को धुंधला करने का। तो ये सफ़र आगे बढ़ता है और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जिसे आश्रय देना चाहिए था। एक चैपल, एक छोटा सा चर्च। लेकिन ये कोई आलीशान चर्च नहीं है, ये एक खंडर है जो इस बात का सिंबल है कि कैसे पारंपरिक धर्म भी इस वेस्टलैंड में ढह चुका है। ये होली ग्रेल की कहानियों वाला चैपल पेरिलस है, किसी भी शूरवीर के लिए आखिरी सबसे खतरनाक परीक्षा। और हमारे मॉडर्न शूरवीर को क्या मिलता है? एक खाली सड़ता हुआ गड्ढा। ये दिखाता है कि पुराने धार्मिक रास्ते अब शायद काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका वहां होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये खंडरों के बीच भी उम्मीद की एक पोटेंशियल जगह है। और ठीक जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, एक बदलाव आता है। एक मुर्गा बांग देता है, जो धोखा और विश्वासघात का प्रतीक तो है, लेकिन एक नई सुबह का भी। और फिर उस भयानक न खत्म होने वाली प्यास के बाद हवा का एक नम झोंका। हवा का रुख बदल रहा है, कविता का क्लाइमैक्स आ रहा है। बारिश, आखिरकार बारिश आने वाली है। पर ये कोई मामूली तूफान नहीं है, ये अपने साथ एक आवाज़ लाता है, किसी इंसान की नहीं बल्कि खुद थंडर की आवाज़, जो सीधे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों उपनिषदों से एक दिव्य संदेश देती है। और इसी के साथ एक नई उम्मीद पैदा होती है। थंडर अंग्रेजी में नहीं बोलता, वो ज्ञान की प्राचीन भाषा संस्कृत में बोलता है, और वो 3 आदेश देता है। वेस्टलैंड के जहर को खत्म करने के लिए एक नया नैतिक रास्ता। उसके 3 स्तंभ, दत्त, दयध्वम और दाम्यत। तो पहला आदेश है दत्त, यानी देना। लेकिन क्या देना? पैसा? सामान? नहीं, थंडर कुछ बहुत गहरा मांग रहा है। वो कह रहा है, अपने आप को दे दो, अपने वजूद को पूरी तरह से, बिना कुछ सोचे सरेंडर कर दो, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। एलियट के इन शब्दों पर गौर कीजिए, द ऑफुल डेयरिंग ऑफ अ मोमेंट सरेंडर, यानी एक पल के लिए खुद को सौंप देने का वो भयानक साहस। वो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी का मतलब हमारी डिग्रियों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उन गिने चुने डरावने लेकिन खूबसूरत पलों से है, जहां हम किसी और के लिए, किसी और चीज के लिए खुद को पूरी तरह लुटा देते हैं। वही इसलिए जीना है। दूसरा आदेश है दयाध्वम, यानी सहानुभूति रखना, दूसरों के दर्द को समझना। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एलियट कहते हैं कि हम सब एक जेल में हैं, अपने मैं की, अपनी ईगो की जेल में, जो हमें दूसरों से सच में जुड़ने नहीं देती। और सहानुभूति ही वो चाबी है जो इस जेल का दरवाज़ा खोल सकती है। ये जो इमेज है, ये कमाल की है। सोचिए, हम सब अपनी अपनी जेल की कोठरी में बंद है और चाबी हमारे ही पास है, लेकिन हम सिर्फ अपनी चाबी के बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में सोचते रहते हैं, और ऐसा करके हम उस जेल को और भी पक्का कर देते हैं। हम खुद को अंदर से बंद कर लेते हैं। उस कोठरी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरों के लिए सच्ची हमदर्दी महसूस करना। और आखिरी आदेश है दाम्यत, यानी नियंत्रण। पर यह दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से, अपने आवेगों पर काबू पाना। ये एक पुकार है कि हम अपने दिल को अपने दिमाग से, अपनी समझ से गाइड करें, ताकि अंदर एक शांति, एक हार्मनी पैदा हो सके।
और इस बात को समझाने के लिए एलियट हमें एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देते हैं। एक नाव समुद्र से लड़ते नहीं है, वो गेली यानी खुशी खुशी चलती है जब उसे एक माहिर हाथ चला रहा हो। ठीक उसी तरह जब हमारा मन और हमारी आत्मा अनुशासन और ज्ञान से चलते हैं तो हमारा दिल लड़ता नहीं बल्कि खुशी से और एक मकसद के साथ धड़कता है। तो थंडर बोल चुका है, बारिश आ चुकी है, अब क्या? अब स्पीकर इन 3 आदेशों के साथ अपनी टूटी फूटी दुनिया को और अपने टूटे हुए मैं को जोड़ने के मुश्किल काम में लग जाता है। ये आखिरी हिस्सा उन सब चीज़ों को समझने की एक बहुत ही बेचैन और डेस्परेट कोशिश है। ये लाइन दोस्तों इस कविता के कंक्लूजन का दिल है। ध्यान दीजिए, वो अपने खंडरों को रीबिल्ड नहीं कर रहा है, वो उन्हें फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़ों से शोराब यानी बस सहारा दे रहा है। ये कोई पक्का इलाज नहीं है। ये केओस को, बर्बादी को रोकने के लिए संस्कृति, इतिहास और ज्ञान के टूटे हुए टुकड़ों से बनी एक बहुत ही नाजुक पर्सनल दीवार है। और ये टुकड़े हैं क्या? अलग अलग जबानों, अलग अलग सदियों की लाइनों का एक केओटिक मिक्स। एक बच्चों की कविता, दांते का एक कोट, एक लैटिन पोएम की लाइन। ये मॉडर्न इंसान के बिखरे हुए दिमाग को दिखाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस केओस के बीच में वो बार बार थंडर के आदेशों को दोहराता है। दत्त, द्यध्वम, दाम्यत। वो उन्हें एक एंकर की तरह, एक सहारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर कविता खत्म होती है, किसी सॉल्यूशन से नहीं, किसी अंग्रेजी शब्द से नहीं, बल्कि इस एक शब्द से, शांति, जिसे 3 बार दोहराया जाता है। ये एक उपनिषद का पारंपरिक अंत है। इसका मतलब है पीस, लेकिन सिर्फ पीस एंड क्वाइट वाली शांति नहीं। ये है वो शांति जो समझ से परे है, एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल शांति जो लॉजिक और रीजन के पार है। इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही गहरी समझ के लिए हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।